आप देखेंगे कि सीओपीडी की वजह से होने वाली डेथ सबसे ज़्यादा होने वाली है वर्ल्ड ओवर। एक बार सीओपीडी हो गया तो कभी इसको रिवर्स किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, या फिर ये जीवन भर चलने नहीं, वाली बीमारी है? अगर आपको सीओपीडी हो गया तो सारी ज़िंदगी आपको उसके साथ ही जीना पड़ेगा। आप जो धुआं इन्हेल कर रहे हैं तो वो आप पीएम 2.5 को हम इक्विवेलेंट टू 20 टू 30 सिगरेट भी देख सिगरेट लेते मानते हैं। हैं, हाँ। तो वो सेम इफेक्ट से ही वैसा ही डैमेज प्रोड्यूस करता है और सीओपीडी की बीमारी इसलिए नॉन स्मोकर्स में अब ज़्यादा होने लगी। कोई इंसान इतने साल से पोल्यूटेड एरिया में रह रहा है तो चांसेस है कि इतने साल बाद उसको सीओपीडी जरूर होगा। 10 साल से लगातार सिगरेट पी है तो 10 साल जिन्होंने पी है उनको सबसे ज़्यादा चांस होता था कि आगे चल के सीओपीडी होने का चांस है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि 20-30 सिगरेट के बराबर का धुआं आप ले ही रहे हो, तो आप 10 साल तक अगर आप कंटिन्यूस एक पॉल्यूटेड सिटी में रह रहे हो तो सीओपीडी होने का चांस उतना ही हो गया। कि उनकी मजबूरी है, वो नहीं छोड़ पा रहे ऐसा पोल्यूटेड एनवायरनमेंट। वहाँ रहते हुए भी वो क्या ऐसी चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि सीओपीडी के रिस्क को कम कर लें? तो आप अगर मास्क लगाते हैं, जैसे हम N95 मास्क की बात करते हैं, उसकी रेटिंग N95 का मतलब ही यही है कि वो 95% तक पॉल्यूटेंट्स को फिल्टर कर सकती है। वो 95 टू 99% फिल्टर करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो अगर आप वो बाहर पहन के निकलते हैं तो आप सोचिए कि जो AQI 400 का एक्सपोजर है 95% रिड्यूस होने के बाद 20-30 का रह गया, तो ऑलमोस्ट आप अपने आप को इतना प्रोटेक्ट कर लेते हैं कि आपको सीओपीडी जैसी बीमारी से आप अपने आप को बच सकते हैं। पर सुबह उठते ही बलगम हो रहा है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस, तो क्या ये सीओपीडी का पहला इनिशियल सिम्टम है? मतलब आपको खांसी रहती है, चिपका हुआ बलगम सुबह निकलता है, तो ये प्री सीओपीडी कंडीशन में एक आता है कि मतलब ये आपको वार्निंग साइन है कि ये आपको वो हो सकता है। कुछ ऐसे लक्षण जो एकदम आपको इमरजेंसी वाला सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि अब पेशेंट से रहा ही नहीं जा रहा है। निमोनिया हो सकता है, टीबी का रिस्क बढ़ जाता है और सडनली कई बार लंग्स की जो लाइनिंग होती है इतनी पतली हो जाती है कि लंग्स में लाइनिंग फट जाती है अचानक से। जोर की खांसी करने से फट सकती है जिसमें हम हवा लीक छाती में होने के कारण लंग दब जाता है, जिसको हम न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। तो इन सब कंडीशन की वजह से सडनली आपके सिम्टम्स एकदम से ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, ऑक्सीजन इतनी गिर सकती है कि आपको इमरजेंसी में इमीडिएट पहुंचना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये जानलेवा भी हो सकती है। उनको लगता है कि एक बोझ हो गया हमारे ऊपर कि अब हमें नेबुलाइजर का सहारा या इनहेलर का सहारा। जब आप गोली खाते हैं तो आपके पेट में जाती है, पेट से खून में जाती है, जिससे कुछ हिस्सा यहाँ पहुँचता है जो फायदा करता है, बाकी जगह जो पहुँचता है वो नुकसान कर सकता है। पैरासीटामोल की गोली भी खाते हैं, 500 मिलीग्राम की खाते हैं बुखार के लिए भी। यही दवाई जब हम इनहेल फॉर्म में देते हैं तो हम दवाई माइक्रोग्राम में देते हैं, जो 1000 गुना कम दवाई हो जाती है। तो इतनी कम डोज फायदा उतना ही करेगी, साइड इफेक्ट जीरो हो जाएगा। कि सीओपीडी अगर हो गया तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ कभी नहीं जी पाएंगे। तो जब लंग्स ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर नहीं निकलती, उससे बॉडी ड्राउजी रहती है, ट्रेमर्स आने लगते हैं, इतना भी हो जाता है कि आप बिल्कुल बेहोश हो सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज़्यादा इकट्ठी होने से। तो ये चीज़ें वहाँ पहुँच गए हैं कि जहाँ से अब आपका इरिवर्सिबल और आप मतलब कि बेड रिडन हो गए हैं। इंडिया में इस वक्त 55 मिलियन लोग ऐसे हैं जो सीओपीडी से अफेक्टेड हैं, और सबसे शॉकिंग बात यह है कि हार्ट डिजीज के बाद इंडिया में ये सबसे बिगेस्ट किलर बन चुका है। और इसमें भी जो सबसे डराने वाली चीज ये है कि इसके सिम्टम्स पता ही नहीं चलते, इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। पहले लोगों को लगता था कि सीओपीडी सिर्फ स्मोकर्स में होता है, लेकिन अब जिस हिसाब से हमारी एनवायरमेंटल में चेंजेस आए हैं, जिस हिसाब से पोल्यूशन का लेवल बढ़ा है, डस्ट स्मोक ये सब बढ़ा है, ऐसे में सीओपीडी के जो केसेस है वो नॉन स्मोकर्स में भी देखने को काफी ज्यादा मिल रहे हैं। पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबकी भारी डिमांड के बाद हमने इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हम सीओपीडी के बारे में हर एक डिटेल जानकारी समझेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं डॉक्टर निखिल मोदी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया डॉक्टर, सबसे पहले तो हमें यही बताइए, पॉडकास्ट की शुरुआत ही हम इससे करते हैं कि पहले लोगों को लगता था कि सीओपीडी की जो बीमारी है वो सिर्फ उन लोगों में होती है जो सिगरेट पीते हैं, स्मोक करते हैं, इस तरह का जो धूम्रपान या तंबाकू का कंजप्शन करते हैं। अब जो नॉन स्मोकर्स है उनमें भी सीओपीडी के केसेस देखने को मिल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सीओपीडी जो ये टर्म है बेसिकली रिप्रेजेंट करती है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। मतलब आपके सांस की नलियों में धीरे धीरे करके इतनी सिकुड़न आ जाती है कि वो इतनी पतली हो जाती है कि सांस अंदर सही से जा ही नहीं पाता। तो ये धुआं जो आपका सिगरेट का जाता है, उस धुएं से वो धीरे धीरे अंदर उसमें स्कारिंग प्रोड्यूस करता है।
जो सांस की नली को धीरे धीरे स्कार करने सिकुड़ की वजह से करता है। सिकुड़ देता है। तो इसलिए वो स्मोकिंग से रिलेटेड था। बट ऐसा नहीं है कि इंडिया में से सीओपीडी स्मोकिंग से ही होता था। हाँ, ये मोस्टली वेस्टर्न कल्चर है जिसमें वो था। हमारे देश में जो हम देखते थे पहले लोग कोयलों को जला के, हाँ, लकड़ियाँ जला के खाना बनाते थे, तो जो लेडीज़ उस पे काम करती थी, चूल्हों पे काम करती थी, उनमें भी हम सीओपीडी पहले भी देखते थे। ओके, पर साथ में वो चीज़ें कम हो गई क्योंकि अब गैस आ गई है, हाँ, पर उसके साथ-साथ हमारा जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है। हुँ, तो वो पॉल्यूशन का जो धुआँ भी, क्योंकि आप साँस लेना कभी रोक नहीं सकते, हुँ, आप हर हुँ, वक़्त ले रहे हैं। तो जो ये आपका इतना जो धुआँ जाता है, जो आपका पार्टिकुलेट मैटर जो हम एक्यूआई की बात करते हैं 2.5, जब ये अंदर जाके डिपॉज़िट होता है, ये भी वही स्कारिंग प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए आजकल हम ये भी कहते हैं कि आप वो जो धुआँ इन्हेल कर रहे हैं, तो वो आप पीएम 2.5 को हम इक्विवेलेंट टू 20 टू 30 सिगरेट भी देख सिगरेट लेते मानते हैं। हैं, हाँ। तो वो सेम इफेक्ट से ही वैसा ही डैमेज प्रोड्यूस करता है, और सीओपीडी की बीमारी इसलिए नॉन स्मोकर्स में अब ज़्यादा होने लगी है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो लोग पोल्यूटेड एरियाज़ में रहते हैं, स्मोक भी कर रहे हैं, तो उन लोगों में सीओपीडी का रिस्क जो है वो ज़्यादा है अदर लोगों के कंपैरिज़न में? बिल्कुल। जो लोग ज़्यादा पॉल्यूटेड एरियाज़ में रहेंगे, उनको ज़्यादा एक्सपोज़र हो रहा है। ये अगर हम देखें तो जैसे हम स्मोकिंग में भी बात करते थे, हुँ, जो 20 सिगरेट दिन में पी रहा है, जो 5 सिगरेट पी रहा है, तो 20 सिगरेट वाले को सीओपीडी होने का चांस भी ज़्यादा है और जल्दी एज में आने का भी है। ऐसे ही हुँ। जितना ज़्यादा आपको पॉल्यूशन का एक्सपोज़र है, उसमें आपकी चांसेज़ हैं कि आपको सीओपीडी होने का चांस बढ़ जाता है। कोई ऐसा नंबर, डेटा या फिगर है कि अगर कोई इंसान इतने साल से पोल्यूटेड एरिया में रह रहा है, तो चांसेस है कि इतने साल बाद उसको सीओपीडी ज़रूर होगा? देखिए, अभी पॉल्यूशन के लिए एग्जैक्ट साइंटिफिक डेटा नहीं है, बट जब हम सिगरेट्स की बात करते थे तो हम कहते थे सिग्निफिकेंट सिगरेट स्मोकिंग होती है, किसी ने 10 साल से लगातार सिगरेट पी है, हुँ, हुँ। तो 10 साल जिन्होंने पी है उनको सबसे ज़्यादा चांस होता था कि आगे चल के सीओपीडी होने का चांस है। हो गया। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि 20-30 सिगरेट के बराबर का धुआं आप ले ही रहे हो, हाँ। तो आप 10 साल तक अगर आप कंटिन्यूअस एक पॉल्यूटेड सिटी में रह रहे हो, तो सीओपीडी होने का चांस उतना ही हो गया आपका। तो जो पोल्यूशन है वो विंटर के टाइम पर ज़्यादा बढ़ भी जाता है और इस टाइम पर ही ज़्यादा बातचीत होती है। लेकिन पोल्यूशन ओवरऑल तो पूरे साल रहता ही है। तो ऐसे में अगर कोई इंसान विंटर्स के टाइम पर पोल्यूटेड एरिया में रह रहा है और समर के टाइम पर लेट्स सपोज़ कि थोड़ी-सी साफ हवा मिल जा रही है, तो क्या कंपैरेटिवली थोड़ा-सा कम है चांसेस सीओपीडी होने के या उतने ही हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात कही हुँ, कि एक्यूआई अगर हम देखें, हम बात इन 3 महीनों की इसलिए करते हैं कि एक्यूआई बिल्कुल पीक पे हो जाता 400-500 है। पीक पे अब चला तो जाता 1000 भी है। जा रहा है। जी, तो क्या होता है कि विंटर्स में जो कोल्ड एयर होती है, हुँ, उसकी विंड स्पीड कम होती है, वो हुँ, राइज़ नहीं करती, तो इसलिए क्लियरेंस ऑफ पॉल्यूशन कम हो जाता है, इसलिए एक्यूआई लोअर लेवल्स पे बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। करेक्ट। पर अगर हम समर्स की भी बात करें, खासकर दिल्ली, एनसीआर, नॉर्दर्न बेल्ट इंडिया की, तो उसमें भी आप कभी भी देखेंगे एक्यूआई ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एक्सेप्टेबल रेंज में हाँ, आते हैं। 100, 150 इतना तो रहता इतना ही तो है। रहता ही है। तो एक्सपोज़र चाहे कम हो रहा है उस टाइम, पर आप सेफ नहीं है। हाँ, उस धुएँ से भी आपको डैमेज हो रहा है। तो बिल्कुल। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ़ प्रिकॉशन 3 महीने लेनी है, प्रिकॉशन सारे साल लेनी है बिल्कुल, आपको। पूरे साल आपको लेनी ज़रूरी है। जी। ऐसे में बहुत सारे जैसे आजकल लोग बात भी कर रहे हैं इस पर कि या तो आप इस तरह के एनवायरनमेंट में रहना छोड़ दो, अगर पॉसिबल है, आप अफ़ोर्ड कर सकते हो तो। या इस टाइम पर कुछ ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर मतलब चीज़ें अपनाओ आप ताकि आगे चल कर के सीओपीडी का रिस्क कम हो। तो जी। अगर जो भी ऑडियंस हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनकी मजबूरी है, वो नहीं छोड़ पा रहे हैं ऐसा पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, वहाँ रहते हुए भी वो क्या ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ़स्टाइल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि सीओपीडी के रिस्क को कम कर लें? देखिए, ऑब्वियसली ये सबके लिए आसान नहीं हुँ, है कि लोग जॉब्स कर रहे हैं, हुँ, बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो एकदम से छोड़ के सब चीज़ें जहाँ इतने सालों से घर बनाया है हुँ, आपने, वो नहीं निकल सकते। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है कि आप पॉल्यूशन को कम करने में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हाँ, हैं। हम लोग बोलते रहते हैं कि गवर्नमेंट करेगी, ये करेगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लाती है, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है, पर आप उसको कितना फॉलो करने को तैयार हैं? अपने लेवल पर कितना हम कर बिल्कुल, सकते हैं। अगर घर में 4 लोग जा रहे हैं, चारों अलग-अलग गाड़ियों में जा रहे हैं, अगर वो 4 लोग एक ही गाड़ी में जाएँ, अगर आप 3 गाड़ियों का धुआँ भी कम कर देते हैं, तो आप सोच के देखिए कि कितना फ़र्क पड़ जाता है। बिल्कुल। तो वो करना है सबसे पहले, तभी ये चीज़ें इम्प्रूव होंगी। हुँ, सेकेंडली जो हमें करना है, जब तक क कम नहीं होता, हम जितनी मर्ज़ी पॉलिसीज़ ले आएँ, जितना रैपिड रेट से हमारा ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है, तो ये पॉल्यूशन इतनी जल्दी ठीक नहीं नहीं होने होगा। वाला। तो तब तक के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स आपने ध्यान रखने हैं। आप बाहर निकल रहे हैं, मास्क लगा के निकलिए। ठीक है। मास्क जो इनिशियली
इतने सालों से हम बोल रहे हैं, हम पॉल्यूशन से बचने के लिए बोल रहे हैं। हम्म। एक कोविड का टाइम आया, लोगों के मन में डर आया, तो हाँ, सबने लगाए। लगा लिया। तो आप अगर वो उस टाइम पे कर सकते हैं, तो आप ये सोचिए कि आप बाकी टाइम भी कर सकते हम्म। हैं। तो आप अगर मास्क लगाते हैं, जैसे हम N95 मास्क की बात करते हैं, उसकी रेटिंग N95 का मतलब ही यही है कि वो 95% तक पॉल्यूटेंट्स को फिल्टर कर सकती है। ओके। तो रेटिंग ही बनी उसके लिए है, एन मास्क नाइन्टी बने फाइव ही एंड होते नाइन्टी हैं। नाइन मास्क जी, भी है, वो हाँ। 95 टू 99% फिल्टर करने की कैपेसिटी रखते हैं। ग्रेट। तो अगर आप वो बाहर पहन के निकलते हैं, तो आप सोचिए कि जो AQI 400 का एक्सपोजर है, 95% रिड्यूस होने के बाद 20-30 का रह गया। तो ऑलमोस्ट आप अपने आप को इतना प्रोटेक्ट कर लेते हैं कि आपको COPD जैसी बीमारी से आप अपने आप को बच सकते हैं। तो इसको भी, मास्क को पहनने का भी कोई सही तरीका या टाइमिंग है कि एक मास्क को हम कितने दिनों तक पहन सकते हैं? यूजुअली डिस्पोजेबल मास्क होते हैं, हम्म। 6 टू 8 आवर्स की कैपेसिटी इनके लिए अच्छी होती है, तो एक दिन में एक ही मास्क आप पहन सकते ओके, हैं। तो ये लेकिन थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चा बढ़ जाता है, पर अगर सेफ्टी आप फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट की बात करें, और अगर आप, कई लोग जैसे कपड़ों का भी मास्क पहनते हैं, हम्म। तो मैं ये कहूँगा कि उतने इफेक्टिव नहीं है, पर कुछ तो इफेक्ट वो भी दे रहे हैं, तो आप उसको वॉश करके रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बट उसमें बेस्ट इज N95 एंड बिल्कुल N99। जी। बिल्कुल। तो मास्क के अलावा जैसे आजकल एयर प्यूरिफायर का ट्रेंड भी बहुत ज्यादा चल गया है, सच में ये इम्पैक्ट करती हैं हमारे हेल्थ, लंग्स हेल्थ के लिए, या जस्ट एक हाइप बना करके रखा देखिए, गया है? कहावत है इंग्लिश में, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नथिंग। तो अगर आप कुछ टाइम भी अपना प्योर एयर में बिता पा रहे हैं, तो आप बेनिफिट कर रहे हैं। तो एयर प्यूरिफायर एक टाइम पे जब आए थे, उनका मेन मकसद ये था कि जिन लोगों को सीवियर एलर्जी रहती है, तो आपको जैसे डस्ट माइट से एलर्जी, आपके घर में डस्ट माइट्स होते हैं, आपके सोफों में, बेड्स में, तो आप वो घर में लगाने से डस्ट माइट्स की एलर्जी से अपने आप को बचा बचा सकते हैं। सकते हैं। पर अब, क्योंकि उनकी जो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से डस्ट माइट के अलावा पॉल्यूटेंट्स को भी है, तो जब आप घर में लगाते हैं, तो आप उससे अपने आप को एटलीस्ट जो 8 घंटे आप उसमें रूम में अपने सो रहे हैं, तो वो इतना साफ आप हवा। अपने आप को साफ रख सकते हैं। तो जो 24 घंटे का एक्सपोजर को अगर आप 10-12 घंटे तक रिड्यूस कर पा रहे हैं, तो वो भी एक तरह से, मतलब आप जो रिस्क 10 साल में था, वो आप उसको 20 साल तक लेके पुश कर चलेंगे, रहे हैं। हाँ। तो वही वाली कहावत, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो इसलिए अभी के लिए तो एयर प्योरीफायर जरूरी है। बिल्कुल। एयर प्यूरिफायर की बात की हमने, जैसे आजकल लोग डाइट पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम लंग्स को डिटॉक्स करने के लिए क्या खाएं कि सीओपीडी का रिस्क कम से कम हो जाए। जी, कुछ है ऐसी चीज़ें जो डाइट में शामिल कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि आपको एक्सपोजर मिनिमाइज करना है, हाँ। क्योंकि एक्सपोजर होगा तो आप जो मर्जी डाइट में ले लीजिए, ऐसा नहीं हो अच्छा। सकता कि आप अपने आप को बचा हम्म। सकेंगे। बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर आप डाइट में हर रोज़ फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो ये सारे आपके जो कलर्ड फ्रूट्स होते हैं, ये विटामिन ए में रिच होते हैं। आप ऑरेंज, आंवला, ऐसी चीज़ें खाते हैं जो विटामिन सी में रिच होती है। विटामिन ई रिच फूड होते हैं, ब्रोकली हो गई, आपके कॉलीफ्लावर कॉर्ड, सर। जी। तो इन सब में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जो आपका ये जितना भी पॉल्यूटेंट्स होता है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो डैमेज होता है। ओके। तो इन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज से वो डैमेज मिनिमाइज हो सकता ठीक है। है। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें हेल्प करते हेल्प हैं। करती हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, ये भी बताइए, जैसे हमने पोल्यूशन की बात की, आपने कहा कि डस्ट वगैरह है, ये सब भी बहुत सारे जो इंडोर एयर पोल्यूशन है, लोग उसकी बात नहीं करते कि हमारे घर के अंदर भी उतनी ही गंदगी है। बाहर पोल्यूशन है, हमने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन अंदर का एनवायरनमेंट भी तो उतना ही पोल्यूटेड है। उससे बचने के लिए फिर हम क्या करें ताकि सीओपीडी का रिस्क कम ये हो? आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा। बल्कि जब लोग बिल्कुल खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, हम्म। तो इनफैक्ट देयर आर स्टडीज की जो बंद रहने से आप हवा का बहाव नहीं बंद कर सकते, बल्कि वो अंदर और इकट्ठी होने से, क्रॉस वेंटिलेशन ना होने से, कई कार्बन बार वो डाइऑक्साइड। ज्यादा ज्यादा हार्मफुल हो जाती है। अच्छा। तो इसलिए आप ऑब्वियसली पॉल्यूशन के टाइम पे पूरे टाइम खिड़की दरवाजे नहीं नहीं खोल खोल सकते, सकते। बट जब आफ्टरनून में धूप का टाइम होता है, जो सनलाइट होती है वो एयर को वार्म करती है, हाँ, विंड स्पीड और क्रॉस वेंटिलेशन में हेल्प करती है। करती है। तो एटलीस्ट उस टाइम पे आप अपने खिड़की दरवाजे करके खोल के क्रॉस वेंटिलेशन होने दीजिए, ठीक है। ताकि एयर प्यूरिफाई होती रहे। हम्म। दिस इज नेचुरल। बाकी अभी के टाइम पे तो हम एयर प्यूरिफायर्स का यूज कर ही रहे हैं उससे कर ही बचने रहे हैं, के लिए। एग्जैक्टली। आजकल तो अब आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं हर जगह एयर प्यूरिफायर, जी इतना ज़्यादा आई थिंक दिल्ली एनसीआर में डिमांड होने जी लगी है। बिल्कुल। तो सीओपीडी एक ऐसी प्रॉब्लम, जैसे आपने बताया कि लंग्स को कैसे डैमेज करती है, जी अगर किसी को समझना हो कि सीओपीडी कैसे हमारे फेफड़ों को डैमेज कर रही है, कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जी। तो वो कैसे होगा? जैसे हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि इट इज़ सांस की नलियों की रुकावट की बात कर हम्म। रहे हैं, तो धीरे धीरे करके ये डैमेज आना शुरू होता है। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आपको सिम्टम्स आने लग जाते ठीक हैं। है। तो धीरे धीरे आपकी सांस की नली छोटी होती जा रही है। अब आपको बैठे हुए
थोड़ा बहुत सांस ही चाहिए, काम नहीं कर रहे तब, तो आपको कोई सिम्टम नहीं होगा। हाँ, तो लोग यूजुअली जो ऑफिस बैठ के काम कर रहे हैं उनको सिम्टम्स ही नहीं पता ही नहीं आते। चलेगा। जो हैवी काम कर रहे हैं, उन्होंने हैवी जब काम करना है तो उनको ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड है, तो हाँ, ज़्यादा लेना है। सांस का रास्ता पतला होने से उनके अंदर हवा नहीं जाती, तो उनको सांस, उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो उनको ओके, थोड़ा जल्दी पता लग सकता है। अच्छा। ग्रेजुअली जब ये बढ़ता जाता है तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, पहले आप जैसे सेकंड फ्लोर आराम से चढ़ जाते थे, अब आप थक जाते हैं जल्दी। हुँ, फिर आपको और धीरे-धीरे हो रहा है, तो ये ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव बीमारी होती है, धीरे-धीरे करके बढ़ती हुई बीमारी होती है। ठीक है, तो पहले साँस जिस कंडीशन में करने में आपको नहीं फूलता था, उसमें फूलना शुरू हो जाएगा। ओके, फिर आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी धीरे-धीरे कम हो रिड्यूस होगी, जाएगी। फिर वो और बढ़ जाएगा तो आपको बैठे-बैठे भी साँस फूलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ये धीरे-धीरे बढ़ती है, और अगर इसका टाइम से रोकथाम नहीं करी जाए, तो ये लोगों की ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि वो बिना ऑक्सीजन लगाए बैठ भी नहीं सकते। अच्छा। 24 घंटे ऑक्सीजन पे रहना पड़ता है ओह उनको। माय गॉड! मतलब ये बहुत सीरियस कंडीशन हो जी। जाती है। तो हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ सिम्पटम्स हैं और कुछ केस स्टडीज़ भी हैं। आप प्लीज़ बताइएगा कि क्या ये लक्षण सीओपीडी की तरफ इशारा कर सकते हैं? जी। सबसे पहले अगर सुबह उठते ही बलगम हो रहा है, बहुत हुँ, ज़्यादा प्रोड्यूस, हुँ। तो क्या ये सीओपीडी का पहला इनिशियल सिम्पटम है? सीओपीडी शुरू होने से पहले जब आपको एलर्जिक रिएक्शंस जो आपको ये इमीडिएट होते हैं, तो आपको जो आपका सांस की नली का एक रिएक्शन बनता हुँ, है हुँ। कि ये मेरे को डैमेज कर रही है चीज़ें, इससे मैं बचूं कैसे, हाँ, तो वो म्यूकस ज़्यादा बनाने लगती है। बलगम वो ज़्यादा प्रोड्यूस म्यूकस होता इसलिए बनाने लगते हैं कि उसको पार्टिकल्स जो डैमेज कर रहे हैं उसको ट्रैप कर है। ले उसमें। तो उसकी वजह से अर्ली मॉर्निंग म्यूकस ज़्यादा बनना शुरू होता है, जिसको हम एक टर्म कहते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ओके, मतलब आपको खांसी रहती है, चिपका हुआ बलगम सुबह निकलता है, तो ये प्री सीओपीडी कंडीशन में एक आता है कि ओके, मतलब ये आपको वार्निंग साइन है कि ये आपको वो हो सकता है। सीओपीडी हम हो इसको सकता कई है। बार स्मोकर्स कफ का नाम भी देते थे पहले, अच्छा, कि जो स्मोक करते हैं ज़्यादा तो उनको सबसे पहला लक्षण कि आपके लंग्स में डैमेज होने लग गया है, अर्ली मॉर्निंग कफ का होता है। हुँ। तो ये प्रिकर्सर आप कह सकते हैं सीओपीडी का, तो मतलब ये हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको चेकअप की ज़रूरत है, कि आप सीओपीडी की तरफ जा रहे हैं। अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। चेस्ट में अगर किसी के बहुत ज़्यादा टाइटनेस या कंजेशन लग रहा है कि जकड़न महसूस हो रही जी। है, ये भी सीओपीडी का लक्षण हो ये सकता है? बिल्कुल सीओपीडी का लक्षण हो सकता है, पर ये साथ-साथ अस्थमा, एलर्जी हुँ, और होने वाली ब्रोंकाइटिस का भी हो सकता है। पर उसमें जैसे अस्थमा वालों में अटैक क्या होता है कि आपको डस्ट, कोई भी हाँ, एग्ग्रावेटिंग फैक्टर से होता है। बीच में आप ठीक हो जाते हैं, फिर अचानक से आता है। ट्रिगर इसमें फैक्टर्स ये होता है। बिना ट्रिगर फैक्टर्स के भी कांस्टेंट रहने लग जाता है और धीरे-धीरे करके बढ़ता रहता है। ओके, तो ऐसे इसको आप डिफरेंशिएट कर कर सकते सकते हैं। हैं। अगर साँस फूलने लगे बैठे-बैठे भी या चलते-चलते एकदम अचानक से बहुत ज़्यादा, तो क्या ये भी एक इशारा हो सकता है सीओपीडी की देखिए, तरफ? सीओपीडी जैसे मैंने आपको बताया कि ये धीरे-धीरे बढ़ने वाली बीमारी हुँ, है। तो शुरू में आपको साँस तेज़ चलने में, भारी काम करने में, फिर धीरे-धीरे नॉर्मल चलने में, ऐसे करके ओवर मंथ्स प्रोग्रेस करता है। ओके। अगर आपको अचानक से हुआ, तो वो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम या अस्थमा के अटैक जैसे कोई प्रॉब्लम, उससे होने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत ये हो जाती है कि उनकी ना साँस से आवाज़ आने लगती है जी, काफ़ी ज़्यादा, तो ये जी, भी एक सीओपीडी का इशारा है? जी। ये अस्थमा वाले पेशेंटों में भी होता है। सांस में आवाज़ आना, जो हम सीटी बजना हम हाँ, कहते हाँ। हैं। जैसे हमें अगर मुँह से भी कोई सीटी बजाता है तो मुँह एक छोटा कर लेता है, हुँ, उसकी ऐसे बना के। तो जैसे-जैसे आपकी सांस की नली छोटी होती जाती है तो रास्ता इतना पतला हो जाता है कि वो बिल्कुल सीटी जैसा इफ़ेक्ट देता है, इसलिए आपकी चेस्ट में से सीटी जैसी आवाज़ आने लगती है। तो हुँ। वो भी इसलिए सीओपीडी में हो सकता है। खाँसी अगर बहुत लंबे समय तक रह रही है, कितने भी दवाइयों के बाद मतलब सिरप्स के बाद ठीक नहीं हो रही है, तो क्या ये भी हम समझ सकते हैं सीओपीडी का बिल्कुल, इशारा लंबी है? रहने वाली खाँसी, हुँ, सबसे पहले तो हमें इन्फेक्शन भी चेक चेक करना है। करना होता है। इवन आज की डेट में मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी टीबी का भी हाँ। लक्षण होता है, हुँ। पर सीओपीडी के पेशेंट में भी लंबी चलने वाली खाँसी देखी जाती तो इसके अलावा अगर हमें कुछ ऐसे लक्षण समझने हो क्योंकि ये तो हमने इनिशियल सिम्पटम्स की है। बात की, जी, शुरुआती लक्षण। जी। कुछ ऐसे लक्षण जो एकदम आपको इमरजेंसी वाला सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि अब पेशेंट से रहा ही नहीं जा रहा है, ये सीओपीडी बहुत ज़्यादा उनके लंग्स को डैमेज जी, कर चुका है, वो तो क्या होते हैं? सीओपीडी का पेशेंट भी जैसे अंदर ये डैमेज चले जा रहा है, जैसे मैंने कहा कि जो लोग ज़्यादा काम नहीं करते, सिर्फ ऑफिस में बैठ के काम होता है, हुँ, उनका लंग्स में डैमेज होने की वजह से वो सांस का जो नलियाँ कमज़ोर हो गई हैं। पर एक टाइम ऐसा हो सकता है कि अंदर म्यूकस वगैरह इतना ज़्यादा फँस गया कि उनको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाते हैं। जैसे? जो निमोनिया हो सकता है, टीबी का रिस्क बढ़ जाता है, और सडनली कई बार लंग्स की जो लाइनिंग होती है इतनी पतली हो जाती है कि लंग्स में लाइनिंग फट जाती है अचानक से। ज़ोर की खाँसी करने से फट सकती है, जिसमें हम हवा लीक छाती में होने के कारण लंग दब जाता है, जिसको हम निमोथोरैक्स कहते हैं। तो इन सब कंडीशन की वजह से सडनली आपके सिम्पटम्स एकदम से ज़्यादा खराब हो सकते हैं,
ऑक्सीजन इतनी गिर सकती है कि आपको इमरजेंसी में इमीडिएट पहुंचना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये जानलेवा भी हो सकती है। तो क्या ऐसे उस टाइम पर इमरजेंसी साइन पेशेंट्स फील करने अगर आपको लगता है? अचानक से ज़्यादा तेज़ साँस फूलने लग गया, छाती भारी लग रही है, छाती में दर्द हो रहा है और आप बिल्कुल लग रहा है कि साँस अंदर आ ही नहीं रहा, हुँ, हुँ। कहीं भी मत रुकिए, इमीडिएटली आस-पास कोई भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पहुँचिए। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर ना डॉक्टर हमें थोड़ा-सा सिम्पटम्स को ऐसे भी समझाइएगा कि अगर कोई इंसान है जो लंबे समय तक स्मोक कर रहा है, जी। उसके लक्षण क्या अलग होंगे उस इंसान के कंपैरिज़न में जो स्मोक नहीं करता था और उसे सीओपीडी डेवलप हुआ है? देखिए चाहे आपको सीओपीडी स्मोकिंग की वजह से डेवलप हो, चाहे आपको ये पॉल्यूशन की हुँ, वजह से हो, सिम्पटम्स ऑलमोस्ट सेम ही सेम रहते होते हैं। हैं। आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएँगे। हुँ, और कई लोग जैसे हमारे पास आते हैं कि मैंने तो एक इंसान देखा 40 साल से सिगरेट पी रहा है, उसको तो कुछ नहीं कुछ हुआ। नहीं हुआ, मेरे हाँ। को 10 साल में आप कह रहे हो कि सीओपीडी हो गया। तो इसमें हमारे कुछ जेनेटिक फैक्टर्स का भी रोल होता है। ओके। हमारी डाइटरी हैबिट्स और बाकी सब चीज़ों का भी रोल होता है। तो कइयों को इफ़ेक्ट ना करने का मतलब ये नहीं कि आपको नहीं होगा, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। अगर हम स्मोकर्स में भी देखेंगे तो अगर 70-80% को सीओपीडी होगा तो 20% ऐसे होंगे। तो आपने जिनको वो एक नहीं हुआ। इंसान जो देखा शायद वो उनमें से था, एक्सेप्शन तो लकी हर वाला जगह ही था। होता है, हाँ। पर उसका मतलब ये नहीं कि आप इस बेसिस पे सिगरेट स्मोक करते रहें, क्योंकि हुँ, आपको हम साथ में 100 एग्ज़ाम्पल दूसरे भी दे सकते हैं जिनको सिगरेट से प्रॉब्लम हो। बिल्कुल। तो सिगरेट और चाहे पॉल्यूशन हो, रिज़ल्ट वही होगा सीओपीडी में, साँस की दिक्कत होना, लंबी खाँसी रहना। और सीओपीडी के सिम्पटम्स यहाँ तक नहीं रिस्ट्रिक्ट रहते कि अब जब आपकी बॉडी की सारी एनर्जी, सारा न्यूट्रिशन आपको साँस ही पूरा करने में है, हाँ। तो आपकी बॉडी भी कमज़ोर होती चली जाती है, आपका वेट लॉस होने लग जाता है, आपकी मसल्स की पावर ख़त्म होने लग जाती है, ओके। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होने के कारण दूसरे इन्फेक्शंस होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। जैसे? आपको निमोनियाज़ जैसे मैंने बोला कॉमन हो सकते हुँ, हैं। आपको किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में जल्दी इन्फेक्शन, क्योंकि आपकी बॉडी का सारा न्यूट्रिशन तो साँस पूरा करने में लग हाँ। रहा है। तो आपकी बॉडी ओवरऑल, तो इसको हम कहते हैं कि सिस्टमिक इफेक्ट्स ऑफ सीओपीडी, मतलब पूरे बॉडी बॉडी को के इम्पैक्ट कहीं पर करता हो है। सकता है। हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि जिनकी ऑक्सीजन गिरती है तो उनके हार्ट के प्रेशर्स इतने बढ़ जाते हैं कि हार्ट डायलेट हो जाता है। ओह माय तो गॉड! कई लोगों के हार्ट की रिदम इरेगुलर हो जाती है। तो सीओपीडी सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड लंग्स पे नहीं रहता, आपकी बॉडी के किसी भी ऑर्गन को डैमेज कर कर सकता सकता है। है, एग्जैक्टली। सीओपीडी को लेकर सबसे बड़ा जो सवाल ऑडियंस का यही रहता है कि क्या एक बार सीओपीडी हो गया तो कभी इसको रिवर्स किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, या फिर ये जीवन भर चलने नहीं, वाली बीमारी है? अगर आपको सीओपीडी हो गया तो सारी ज़िंदगी आपको उसके साथ ही जीना पड़ेगा। ओके। तो एक तो ये आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वैसे ही कम हो गई है। कितनी कम हो जाती है? देखिए, अभी तो अगर मैं कहूँ कि जो पॉल्यूशन और स्मोक के एक्सपोजर से, जैसे हम सिगरेट के धुएं को कहते हैं कि एक सिगरेट पीने से आपकी 14 मिनट तक की ऑन एन एवरेज लाइफ कम हो सकती है। पॉल्यूशन के एक्सपोजर से एक स्टडी आई थी जिसमें था कि ऑलरेडी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय 3 इयर्स कम हो कम हो रही रही है। है। तो अगर हम देखें तो ऐसे ही अगर आपको सीओपीडी, बेसिकली इन सब से ये बीमारियां होने के कारण लाइफ हम्म, एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है, तो ये हम एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं सीओपीडी के ऊपर। ओके, मतलब अगर सीओपीडी हो गया तो ये लाइफ लॉन्ग बीमारी है लाइफ और लॉन्ग नहीं तो बीमारी आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो धीरे धीरे कम कम ही कर होती रही है। जाएगी। जी। तो अगर सीओपीडी किसी इंसान को डेवलप हो गया, उसको सिम्टम्स ये समझ में आ रहे हैं, जब वो पेशेंट आपके पास जाता है तो उनके पास ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपको सिम्पटम्स जितना जल्दी पहचान में आ हम्म, जाएँ, आप जितना जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट कर लें, तो उतना अच्छा बेटर है। है। और इसलिए आजकल मैं कहूँगा कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स का जो ज़माना आ गया हाँ। है कि आप पहले से ही अपने टेस्ट रेगुलर कराते रहें, जिसमें ये बीमारी शुरू में ही पकड़ में आ जाए। आपको सिम्पटम्स भी ना हो सकता है लंग्स में चेंजेस उसमें दिख जाएँ तो आपको। कौन से टेस्ट कराने तो चाहिए इसमें सीओपीडी का यूजुअली पता एक लगाने के एक्स-रे लिए? और एक सिंपल सा पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, जिसमें फूँक मार के हम लंग कैपेसिटी चेक करते हैं। तो ये आजकल ऑलमोस्ट हर जगह पे हेल्थ चेक में इंक्लूडेड होता है। कोई भी करा तो सकता है? ये कोई भी करा हम्म, सकता है। तो उसमें करा के आप इनिशियल चेंजेस उसमें बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। तो मतलब इसको कराने के लिए कुछ ऐसा है कि साल में एक बार कराए या कितने यूजुअली टाइम ड्यूरेशन से? देखिए, रिकमेंडेशन जो है कि 35 से ऊपर आपकी एज है तो आपको हर साल ये चेक करा लेना चाहिए। एक्सरे और पीएफटी। पीएफटी का। ओके। तो उसमें आप करा के अपनी लंग हेल्थ को इजीली देख सकते हैं। बाकी प्रिवेंटिव हेल्थ चेक में तो हार्ट का, बाकी सब चीज़ों का भी इंक्लूडेड ही होता है, तो ठीक है। उसे आप तो देख सकते एक्सरे हैं। अगर कोई करा रहा है या आपने कहा पीएफटी करा लो, जिसमें फूक मार कर देखना जी। होता है, तो जो टेस्ट रिपोर्ट्स आते हैं तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स हम अपने आप से अपने लेवल पर ऐसे देख सकते हैं कि हमारे वो लंग्स वो हेल्थ इम्पैक्टेड आप तो नहीं नहीं है? देख पाएँगे, वो जो वो आप डॉक्टर डॉक्टर है। जिससे आप कंसल्ट हैं वो आपको गाइड कर सकता है उस केस में। ओके। और बाकी जो है कि ट्रीटमेंट इसके बहुत अच्छे हैं अगर हुँ, हम टाइम से शुरू कर दें। हुँ। आजकल जो इन्हेलर और नेबुलाइज़र थेरेपी आ गई हाँ। है,
अगर आप टाइम से ले रहे हैं, रेगुलर ले रहे हैं, अंडर मॉनिटरिंग ले रहे हैं, तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी नॉर्मल भी हो सकती है, सालों साल भी। ओके, पर स्मोकिंग छोड़नी है छोड़नी आपने। पड़ेगी। आपको पॉल्यूशन का एक्सपोजर मिनिमाइज करना हम्म, होगा। अगर आप वो कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको कोई ट्रीटमेंट हेल्प नहीं करने वाला। सबसे पहले वो छोड़िए, टाइम से ट्रीटमेंट लीजिए, आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ बाकी सब लोगों जैसी जी सकते हैं इसके साथ। नेबुलाइजर या फिर जो मतलब इस तरह की चीज़ें, इन्हेलर्स, इसको लेकर के टैबू बहुत ज़्यादा है हमारी जी, सोसाइटी में। उनको लगता है कि एक बोझ हो गया हमारे ऊपर कि अब हमें नेबुलाइजर का सहारा या इन्हेलर का सहारा। और लोग ना ऐसे कहीं पब्लिक जगह पर जाते हैं तो बड़ा उनको हिचक होती है कि हम यूज़ ना करें। कोई देख के बोलेगा कि अरे इसको तो सांस वाली कोई गंभीर बीमारी हो गई है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये टैबू तो बहुत कॉमन चीज़ है। हम्म, ये हर कोई जो हमारे पास आता है, आप हमें गोलियाँ लिख दो, हाँ, इन्हेलर मत लिखो। इसकी आदत बन जाएगी, हम्म, ये हम लोगों के सामने लेंगे कैसे? पर आज आई थिंक ये एक अच्छा मंच है जहाँ मैं बताना चाहूँगा, इन्हेलर किसी भी गोली से ज़्यादा सेफ होते हैं। बिल्कुल। गोली के साइड जब इफेक्ट्स भी तो होंगे। बिल्कुल, इन्हेलर हम देते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि दवाई साँस के रास्ते से वहीं जा रही है जहाँ उसकी ज़रूरत है। जहाँ उसको पहुंचना जहाँ चाहिए। उसको पहुँचना चाहिए। तो आपके जब आप गोली खाते हैं तो आपके पेट में जाती है, पेट से खून में जाती है, जिससे कुछ हिस्सा यहाँ पहुँचता है जो फ़ायदा करता है, हाँ, बाकी जगह जो पहुँचता है वो नुकसान कर सकता साइड है। इफेक्ट्स। तो उस नुकसान से हम अपने आप को बचा रहे हैं। हुँ, ऊपर से आप मोस्टली जो टैबलेट्स खाते हैं वो डोज़िंग आप देखेंगे तो मिलीग्राम में होती है। हुँ, आप एमजी में। पैरासिटामॉल की गोली भी खाते हैं, 500 मिलीग्राम की खाते हैं हुँ, बुखार के लिए भी। यही दवाई जब हम इन्हेल्ड फॉर्म में देते हैं तो हम दवाई माइक्रोग्राम में देते हैं, जो 1000 गुना कम दवाई हो जाती है। अच्छा, तो इतनी कम डोज़ फ़ायदा उतना ही करेगी, साइड इफ़ेक्ट ज़ीरो हो जाएँगे। हाँ, तो उससे आप सेफ्टी प्रोफ़ाइल बढ़ा रहे हैं, सिर्फ़ इसलिए इन्हेलर बने हैं। हुँ, सेकेंडली, जब आप इन्हेलर, अब कोई शुगर ब्लड प्रेशर का मरीज़ भी होता है, जब तक वो दवाई खाता है उसका शुगर ठीक रहता है, ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। छोड़ता है वैसे ही। जैसे ही छोड़ता है उसका भी बढ़ेगा। हुँ, तो आप इन्हेलर छोड़ेंगे तो आपकी बीमारी फिर बढ़ेगी। हुँ, तो हम जब इन्हेलर इर्रेगुलर तरीके से लेते हैं तो हमारी बीमारी बढ़ती है। तो पहले आपको जो 2 पफ ऑफ इन्हेलर दिन में लेने से काम चल रहा था, फिर आप 4 लेते हैं, फिर हुँ, 8 लेते हैं और आपको लगता है आदत बन रही है। हुँ, पर वो हमारी गलती से, दवाई ना टाइम से लेने से वो हो रहा है। हुँ। तो ये अगर हम करें और हम इन्हेलर से ना डरें तो हमें समझ आएगा कि इन्हेलर ज़्यादा सेफ़र ऑप्शन है किसी भी गोली से। नेबुलाइज़र को लेकर के भी लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा वो है कि नेबुलाइज़र लोग ऐसे ही इस्तेमाल कर ले रहे जी, हैं, बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के रिकमेंडेशन से, जी, कि उनको थोड़ा-सा भी लग रहा है, खुद से ला रहे हैं और खुद ही इस्तेमाल करने जी। लग रहे हैं। क्या बहुत ज़्यादा नेबुलाइज़र के ओवर यूज़ से भी दिक्कत बढ़ सकती है? देखिए, नेबुलाइज़र के यूज़ से दिक्कत नहीं बढ़ेगी, बट नेबुलाइज़र सही से ना लेने से उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जैसे जैसे? कुछ नेबुलाइज़र आप एक्सेस डोज़ में ले लेंगे तो आपका हार्ट रेट बढ़ा सकते हैं, अच्छा, तो वो कई बार हार्ट पे ज़ोर कर सकते हैं। ओके, नेबुलाइज़र लेने के बाद आपको ये नहीं पता कि उसके बाद कुछ नेबुलाइज़र ऐसे होते हैं जिनके बाद माउथ रिंस ज़रूरी होता है, अच्छा। नहीं तो उससे फिर मुँह में फंगल इन्फेक्शन या छाले हो जाते हुँ, हैं। तो अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में एज़ पर रिक्वायर्ड डोज़िंग नहीं ले रहे, आप एक्सेस में लिए जा रहे हैं, आपको नहीं पता लेफ्ट, राइट, सेंटर कौन-सा ले रहे हैं, तो हाँ। साइड इफ़ेक्ट्स आएँगे और नुकसान ज़्यादा करेंगे, फ़ायदा नहीं कर पाएँगे। इन्हेलर या नेबुलाइज़र में अगर कोई सेफेस्ट ऑप्शन चूज़ करना हो इन्हेलर तो? और नेबुलाइज़र में तो सेम दवाई है। हुँ, इन्हेलर का तरीका बस ये है कि एक ईज़ी हैंडी है, हैंडी है। आप साथ में लेके कहीं भी हुँ, जा सकते हैं। पर जिन लोगों को कई बार दिक्कत ज़्यादा होती है, तो इन्हेलर में कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आती है लोगों हाँ, को। अब जब आपका साँस फूल रहा है, इन्हेलर लेके कई बार हमें साँस होल्ड करनी पड़ती है, वो आप नहीं कर पा रहे। हाँ, तो उस टाइम पे शॉर्ट नेबुलाइज़र। ड्यूरेशन के लिए हम नेबुलाइज़र दे देते हैं कि आप तब तक पहले अपने आप को थोड़ा स्टेबल कर लीजिए, फिर हम आपको उस पे स्विच कर लेंगे। ओके। तो डॉक्टर जैसे ये नेबुलाइज़र है, इन्हेलर्स है, ये तो फर्स्ट हैंड मतलब ट्रीटमेंट हो गया आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं, तो आपने कहा अर्ली स्टेजेस में कर सकते हैं। जी। जो सीओपीडी के पेशेंट्स एकदम सीवियर केसेस लेकर के आते हैं, फिर उनके लिए ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, ये दवाई तो उनकी भी ट्रीटमेंट की बैकबोन होती है। ठीक है। इन्हेलर, नेबुलाइज़र, कुछ टैबलेट साथ में। हुँ, पर जो सीवियर जिनकी बीमारी हो जाती है, तो लंग की कैपेसिटी इतनी कम हो चुकी होती है कि वो ऑक्सीजन पूरी मेंटेन नहीं कर नहीं कर पाते। पाते तो हैं। उसमें कई बार सपोर्टिव थेरेपीज़ आती हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन सपोर्ट पहले बोलते हैं। ओके। जैसे मैंने बताया कि अगर हम कंट्रोल नहीं करते, तो आपके लंग्स इतने डैमेज हो जाएँगे कि वो ऑक्सीजन की पूरी नहीं कर पाएँगे। हुँ, तो उनको फिर दिन में, घर में ऑक्सीजन पे ही रहना पड़ता पूरे है। टाइम? यूजुअली 16 से 18 घंटे दिन में हम रिकमेंड करते हैं। ओके। बीच में हटा लीजिए, पर कई लोगों की बीमारी इतनी सीवियर हो जाती है कि उनकी ऑक्सीजन 80 के लेवल से भी नीचे रहने लगती है। हुँ, तो उस केस में चौबीसों घंटे ही लगानी पड़ती है, उसके बिना काम नहीं चलता। हुँ, फिर आपके लंग्स के 2 काम होते हैं, एक तो ऑक्सीजन पूरी करना, अंदर से गंदी हवा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर बाहर निकालना। निकालना। तो जब लंग्स ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर नहीं निकलती, उससे बॉडी
ड्राउजी रहती है, ट्रेमर्स आने लगते हैं, इतना भी हो जाता है कि आप बिल्कुल बेहोश हो सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज़्यादा इकट्ठी होने से। अच्छा। तो उस केस में कई बार ऑक्सीजन थेरेपी के अलावा एक बाइपैप थेरेपी होती है, एक मशीन होती है जो प्रेशर से हवा पुश करके कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश करने में हेल्प करती है। ओके। तो बहुत सीवियर हो जाए तो उस पे भी आप डिपेंडेंट हो जाएँगे। ओके। तो ये चीज़ें वहाँ पहुँच गए हैं कि जहाँ से अब आपका इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल और आप मतलब कि बेड रिडन हो गए हैं, आप कुछ करने लायक नहीं खुद बचे। के तो दम अगर पर हम आप कुछ वहाँ नहीं तक कर ना सकते। पहुँचे तो उससे बेस्ट कुछ नहीं। तो कई लोग जो ट्रांज़िशन फ़ेज़ में होते हैं, बीमारी तो बढ़ गई है, हुँ। पर अभी भी अपने आप को सँभाल के रख पा हुँ, रहे हैं। हुँ, हुँ। तो हम उनको पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन कुछ एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, एक प्रॉपर तरीका होता है जिसमें हम उनकी एक्सरसाइज़ डिज़ाइन करते हैं कि उनकी कितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से और ओवर फ्यू वीक्स उनकी एक्सरसाइज़ कैपेसिटी, एक्सरसाइज़ टॉलरेंस कम ऑक्सीजन लेवल के साथ बढ़ाते हैं। अच्छा। तो वो कम ऑक्सीजन के साथ भी एक तो अपने आप को ज़्यादा थका हुआ महसूस नहीं हुँ, कर हुँ, सकते, हुँ। ज़्यादा एक्टिव रह पाते हैं और उन एक्सरसाइज से धीरे-धीरे करके लंग की थोड़ी कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। कौन से हैं वो एक्सरसाइज़ फिर? देखिए, हम कुछ डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज़ होते हैं, कुछ अर्गोमीटर जैसे कुछ साइकिल और कुछ इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हुँ। जिनके बेसिस पे हम वो पूरा एक वो बनाते हैं। तो उसमें हम जैसे पहले पेशेंट को एक 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है, इसमें 6 मिनट हम चला के देखते हैं उसकी ऑक्सीजन कितनी गिर जाती है, कितना वो चल पाता है, पूरे 6 मिनट चल पाता है कि नहीं पाता। तो हर पेशेंट की कैपेसिटी के हिसाब से वो डिज़ाइन किया डिज़ाइन जाता किया है। जाता है उसको। सीओपीडी अगर हो जाता है तो ऑक्सीजन को लेकर के इतनी ज़्यादा जब तकलीफ़ बढ़ जाती है, तो कई बार क्या इसमें जान जाने का भी खतरा रहता है? बिल्कुल, अभी तो आपने जैसे बताया हार्ट केसेज़ के बियॉन्ड ही ये ऑलरेडी सेकंड सेकंड बिगेस्ट किलर बिगेस्ट है। कॉज़ है और आने वाले टाइम में सीओपीडी विल बी द बिगेस्ट कॉज़ ऑफ डेथ। आप देखेंगे कि सीओपीडी की वजह से होने वाली डेथ सबसे ज़्यादा होने वाली है वर्ल्ड ओवर। तो दिस इज़ हाउ बैड इट इज़। तो आप अभी इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे, आपने पॉल्यूशन और स्मोकिंग को कंट्रोल नहीं कर रहे, तो यू विल बी गोइंग टू बी इन ट्रबल। तो अगर किसी को समझना हो कि कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स पे हैं, कि इनको चांसेस ज़्यादा हैं सीओपीडी होने के, वो जी। कौन से कैटेगरी ऑफ लोग देखिए, होंगे? सीओपीडी एज़ सच ये नहीं डिफाइन किया जा सकता कि क्योंकि मैंने कहा आपको जैसे बताया कि जेनेटिक फैक्टर्स बहुत हाँ, होते हैं, तो डिपेंड करता है। सबका अलग-अलग रिस्पॉन्स होता है। पर इसमें मैं यही कहना चाहूँगा जो स्मोकिंग कंटिन्यूअसली ज़्यादा कर रहे हैं, जो दिन में 20-20, 25-25 सिगरेट दिन में पी जाते हैं या ज़्यादा पॉल्यूटेड एरियाज़ में रह रहे हैं, तो उनमें कंपैरेटिवली रिस्क बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो एक साफ जगह में रहते हैं, जो बिल्कुल स्मोकिंग नहीं करते हैं। सीओपीडी को लेकर के ना लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी होते हैं। सबसे पहले जैसे आपने मास्क की बात की, तो उनका ये रहता है कि सीओपीडी वाले जो लोग हैं वो मास्क लगा सकते हैं कि नहीं? क्योंकि अगर मास्क लगाने के बाद भी उनको ब्रीथिंग इश्यूज़ हो रहे हैं, तो फिर उसको कैसे टैकल करें? देखिए, मास्क आपको और फर्दर पॉल्यूशन से एक्सपोज़र से बचाएगा। बचा रहे हैं, ताकि आपकी बीमारी बढ़े ना। हुँ, पर वो आपकी सीओपीडी को ठीक नहीं कर हुँ। सकते। तो अगर आपको सीओपीडी है, मास्क आपको प्रोटेक्ट कर रहा है फर्दर डैमेज से, लगा सकते पर हैं मतलब। लगा सकते हैं। पर साथ-साथ आपको सीओपीडी के लिए अपनी जो थेरेपी, ट्रीटमेंट है, वो ज़रूर से ज़रूर लें। रखनी है। एक्सरसाइज़ेज़ को लेके भी यही बोला जाता है कि सीओपीडी अगर है तो एक्सरसाइज़ बंद कर देना ऐसा चाहिए। कोई कुछ नहीं है। हुँ। पेशेंट सीओपीडी का अगर अपने आप को फिट रखता है, टाइम से दवाई लेता है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल कुछ कोई भी एक्सरसाइज़ कर सकता है। पर टाइमली पता लग जाए और टाइमली दवाई शुरू हो जाए। और ओके। जो हम जैसे मैंने आपको बताया रिहैबिलिटेशन, हुँ, इसमें हुँ। हम एक्सरसाइज़ कैपेसिटी बढ़ाने की बात करें, बढ़ाने तो हम का तो तो पेशेंट से एक्सरसाइज़ खुद करवाते हैं, हुँ। ताकि वो जितना फिट हो सके उतना अच्छा। ये भी एक बहुत ज़्यादा लोगों के मन में परेशानी रहती है कि सीओपीडी अगर हो गया तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ़ कभी नहीं जी पाएँगे। अगर सीओपीडी इस स्टेज तक पहुंच गया कि आपने इतनी लापरवाही कर दी कि वो हाथ से निकल गया, फिर आप नहीं जी सकते। हुँ। पर अगर आप सीओपीडी के लिए अपने आप को टाइम से चेक कराते रहते हैं, जैसे प्रिवेंटिव आप अपने आप को चेक कराते रहते हैं और आपको अर्ली सिम्पटम्स आइडेंटिफाई करके आप ट्रीटमेंट, तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते सीओपीडी में एक परेशानी जो सबसे ज़्यादा लोगों को इसकी भी रहती है कि अगर उन्हें सिम्पटम्स वो समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं, ट्रीटमेंट हो गया होता है। लेकिन कुछ लोग रिस्पॉन्स नहीं कर पाते ट्रीटमेंट को और कुछ बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करने लगते हैं। तो ऐसे में अगर हम चाहते हैं कि सीओपीडी है किसी को और वो ट्रीटमेंट को जल्दी रिस्पॉन्स करे, वो जल्दी बेटर हो जाए, तो फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ़स्टाइल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? देखिए, आज की डेट में थेरेपीज़ इतनी सारी आ गई हैं हुँ, कि रिस्पॉन्स की प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। रिस्पॉन्स की प्रॉब्लम यूजुअली आती है कि पेशेंट टाइम से दवाई नहीं ले रहा। नहीं ले रहा, हाँ। पेशेंट
को दवाई तो मिल गई है, पर उसको लेने का टेक्निक ही नहीं आता। आप हम्म, इन्हेलर दे दिया, उसको पता ही नहीं इन्हेलर लेना लेना कैसे है। कैसा है। और 90% लोग जो हमारे पास आते हैं, हमें आराम नहीं आया, फिर उनको हम पूछते हैं आपने लिया कैसे था, तो वो समझ में आता है कि वो तो तरीका ही गलत था गलत है, उसका। हाँ। और वो ठीक कर दो, वो ठीक हो जाते हैं। बाकी इसके साथ मैं कहूँगा कि आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को ऐड ऑन करिए, हम्म, जिसमें सबसे पहला तो स्मोकिंग छोड़ना ही हो छोड़ना गया। है, हाँ। दूसरी चीज़ हो गई न्यूट्रिशन की, जैसे हमने बात करी हम्म, थी, तो ये इंश्योर करिए कि आप ये एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड ज़रूर खा रहे हैं। हम्म, और थोड़ी एक्सरसाइज, योगा, ऐसी चीज़ें जो आपकी बॉडी को तंदुरुस्त रखेगी। जैसे मैंने कहा कि आपको जब सीओपीडी बढ़ता है तो आपकी मसल मास भी कम होने कम लगता होती है। है, हाँ। तो अगर आप एक्सरसाइज करके मसल मास को होल्ड करेंगे तो यही मसल्स हैं जो आपको सांस लेने में भी हेल्प कर रही हैं। मदद तो करेंगे। ये आप रखेंगे तो फिर आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। आपने जैसे कहा कि बहुत सारे लोग इन्हेलर गलत तरीके से ले लेते हैं, उनको करेक्ट तरीका पता नहीं होता। जी। तो जो भी सीओपीडी के पेशेंट्स इस वक्त हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि इन्हेलर लेने का क्या सही तरीका, हुँ। टेक्निक है, तो वो थोड़ा-सा प्लीज़ बता दीजिए? देखिए, मार्केट में बहुत डिफरेंट तरह के इन्हेलर हुँ, आते हैं। एक आते हैं जो कैप्सूल फॉर्म में दवाई मिलती है, उसको तोड़ के आपको खींचना होता है। ठीक है। और एक होता है जिसमें उसको पिन की तरह तोड़ के उस कैप्सूल को खींचना होता है। एक होता है डायरेक्ट पफ वाला, हाँ, एक तरीका होता है जिसमें बीच में डब्बा होता है, जिसमें हम इन्हेलर को स्पेसर जिसको हम कहते हैं, उसमें इन्हेलर लगा के पफ लेके उसमें लेना होता है। तो हर किसी के लिए अलग तरीके का तरीका। डिज़ाइन होता है, हुँ, अलग तरीका ये है। बट जैसे मैं जो करता हूँ कि मैं ये अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि दवाई खरीद के एक बार आप मेरे पास आके समझ के ज़रूर हाँ, जाइएगा। तो अगर आप जब भी अपनी दवाई ले रहा है सीओपीडी पेशेंट, तो अपने डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर साहब बताइए कि ये जो आपने तरीका लिखा है तो इसको कैसे लेना है। हुँ, तो ये सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इसमें, पर आप इससे हमेशा खुश रहेंगे, सुखी राहत रहेंगे। मिलेगी इससे आपको। नेबुलाइज़र लेने का भी कोई करेक्ट तरीका होता है सर? नेबुलाइज़र बहुत आसान तरीका होता है। नेबुलाइज़र में तो एक लिक्विड आजकल बने बनाए उसकी मिलती है। हुँ, हुँ, नेबुलाइज़र में उसमें एक चैम्बर होता है, उसमें डाल के उसको ऑन करेंगे तो मिस्ट बनेगी। बस हुँ, मिस्ट को मुँह पे रख के उसमें साँस लेनी होती है। ठीक है। उसको लेने में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए जो लोगों को हमें लगता है कि जैसे एल्डरली हैं, अभी कोऑर्डिनेट नहीं कर हाँ, पाएँगे, दिक्कत ज़्यादा, तो इसलिए हम शुरू में नेबुलाइज़र देके फिर उनको इन्हेलर पे स्टेबल शिफ्ट। करने के बाद इन्हेलर पे स्विच कर देते हैं। कोई ऐसा एज ग्रुप भी है डॉक्टर जो सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है लोगों को सीओपीडी सीओपीडी होने के? यूजुअली क्योंकि लंबे टाइम के एक्सपोज़र के बाद होता है, तो यूजुअली ये 40 इयर्स के बाद बाद की में। एज ग्रुप में होता था। हुँ, बट क्योंकि अब पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट हुँ, बच्चों में ही आने लग गया है, तो अब हम देख रहे हैं 30-35 के बाद वाले लोग भी इसमें जल्दी सीओपीडी की तरफ आ रहे हैं। आ रहे हैं। बच्चों में भी होता है कि बच्चों में सीओपीडी नहीं होता क्योंकि उनके एक तो लंग्स बहुत हुँ, डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, होते तभी हैं। तो उनकी वो हो रहा होता है। पर ये है कि बच्चों में अगर पॉल्यूशन का एक्सपोज़र जल्दी होता है, तो सीओपीडी होने का चांस ज़्यादा हो गया, और यंग एज में होने का चांस बढ़ जाता बढ़ है। जाता है। तो अगर यंग एज में किसी को सीओपीडी हो जाता है तो फिर तो उनकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाती जी, होगी। तभी इसलिए हम जल्दी उसको पकड़ें, जल्दी उसको समझें और जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करें, तो हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर सीओपीडी का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस टाइम पर बीइंग अ डॉक्टर आप कुछ ऐसे एडवाइस देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि ये मिस्टेक्स आप मत करिए वरना और ट्रिगर हो जाएगा सीओपीडी। हुँ, अगर आप चाहते हैं कि ट्रीटमेंट आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड करे तो हुँ। ये चीज़ें करिए। टाइमली दवाई लेना हुँ, सबसे पहला, टेक्नीक प्रॉपर रखना रखना। दवाई लेने की, इसके अलावा अपनी डाइटरी हैबिट्स हुँ, अच्छी रखना, हुँ, साथ ही साथ स्मोकिंग और पॉल्यूशन से बचना। बचना। ये सारे स्टेप्स आते हैं जो इमीडिएट। कुछ लोगों में जैसे एल्डरली लोग होते हैं जिनको बीमारी होती है, आजकल एडल्ट वैक्सीनेशंस भी आती है। अच्छा। वो इसलिए होती है कि जो कॉमन फॉर्म्स ऑफ निमोनिया, हुँ, कॉमन फॉर्म्स ऑफ फ्लू होते हैं, हुँ, जो आपके सीओपीडी को वर्सन कर सकते हैं, तो आजकल हम वो वैक्सीनेशंस भी रिकमेंड करते हैं कि आप ओके। लगाते रहिए टाइम से। ओके, और अगर जैसे हमारे सामने किसी को अचानक से सीओपीडी का अटैक आ रहा है जी। या वो इंसान उस वक़्त अकेला है, उसके आस-पास कोई लोग नहीं है, तो सीओपीडी का अटैक एकदम अचानक से आ जाए तो क्या करना चाहिए उसको कंट्रोल देखिए करने के लिए? यूजुअली तो जब आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है तो डॉक्टर आपको एक रेस्क्यू इन्हेलर या रेस्क्यू मेडिसिन बता के साथ में रखता है रखने कि के लिए। इमरजेंसी में आप ये इमीडिएटली ले हुँ, लीजिएगा। और वो लेने के बाद इमीडिएटली आप कोशिश करिए कि नियर बाय किसी भी हॉस्पिटल की आप इमरजेंसी में टाइम से पहुंच जाएं, हुँ, क्योंकि उसमें एक तो आपको ऑक्सीजन सपोर्ट मिल जाएगा। हुँ। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है तो बाईपैप वगैरह की मशीन लग जाएगी, आपको रेस्ट मिल जाएगा, और इंजेक्शन के थ्रू मिली हुई दवाई इमीडिएटली एक्शन कर देगी। एक्शन कर देती है। ओके, तो आई थिंक इस सेशन में अब तक हमने सीओपीडी के हर एक एस्पेक्ट पर बहुत ही अच्छे तरीके से बात की है। हम चाहते हैं कि कुछ और टिप्स और एडवाइस आप हमारी ऑडियंस को ज़रूर दें जी। कि वो अपनी लंग्स को एकदम फिट और हेल्दी बना करके रखना चाहते हैं कि सीओपीडी जैसी कोई बीमारी उनको छू भी ना पाए। तो क्या चीज़ें वो फॉलो कर देखिए, सकते अगर हैं? हम लंग हेल्थ की ओवरऑल बात करें तो सबसे पहला तो ये है कि स्मोकिंग तो आप कभी क्विट। करिए हुँ, मत।
अगर आप करते हैं तो आज ही क्विट कर दीजिए। अगर आप अपने आप को बचा के रखना चाहते हैं, आप अपनी फ्यूचर जनरेशन का सोचते हैं तो क्विट करिए। ठीक पॉल्यूशन का एक्सपोजर मिनिमाइज है। करिए। इसके बाद आती है आप डेली डाइटरी हैबिट्स में ऐसा कुछ करिए कि जो ये फल फ्रूट और ये जितने भी एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं हर रोज़ आप डाइट में ज़रूर ले रहे हैं। क्योंकि हमारा फास्ट फूड और ये चीज़ों में आजकल इतना चला गया है, लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि फटाफट ऑर्डर करो और वो खाते रहो, जिसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो होती है। होती है, तो अगर बिल्कुल। आप एक आध मील वो ले भी रहे हैं तो आप एक अपना फ्रूट घर से साथ में ला सकते हैं, वो कभी भी अपने बैग से निकाल के आप खा खा सकते हैं। सकते हैं, तो इतना आप ज़रूर करिए। एक्सरसाइज ज़रूरी है। डेली ज़रूरी है। अपने आप को, चाहे आप ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं, चाहे आप स्टेशनरी एक साइकिल है उसको कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, और उसमें अगर आप थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, कुछ योगा के जैसे अनुलोम विलोम और ऐसी चीज़ें जिससे हम अपने लंग की हेल्थ को रख सकें, तो ये अपने आप को इंक्लूड करिए। बिल्कुल। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग जो आजकल मिस करते हैं वो हम स्लीप। स्लीप, नींद, हाँ, 1/3 ऑफ योर लाइफ शुड बी इन बेड। करेक्ट। आपको 8 आवर्स की दिन में स्लीप बहुत बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। है। क्वालिटी स्लीप हो क्वालिटी गई। स्लीप। हुँ, तो एक तो लेट सोना हाँ। और उसके बाद वो सोना कम, ये बहुत हार्म करता है। हुँ, तो अगर आप टाइम से सो रहे हैं, आपकी जो बॉडी की एक हार्मोनल साइकिल भी होती है, वो इस हिसाब से ट्यून्ड होती है कि जब सनराइज होता है तो वो हार्मोन लेवल अप एक्टिव हो रहने के लिए जाता अप है। होते हैं, रात में वो कम होते हैं, पर हम हुँ, वो साइकिल बहुत टाइम ब्रेक करते हाँ, हैं, और उसकी वजह से जो बॉडी में स्ट्रेस आता है उस टाइम पे इन सब चीज़ों का हार्म होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो करेक्ट। अपनी स्लीप को भी रेगुलराइज करिए और 7 से 8 घंटे की स्लीप लेने की कोशिश करिए। बिल्कुल। हम बस चाहते हैं कि जाते-जाते एक मंत्रा या टिप आप हमारी ऑडियंस को ज़रूर दें, जो सीओपीडी से सफ़र कर रहे हैं या उन्हें पता चल गया है कि हाँ, उनको ये बीमारी हो गई है, जो उनको मदद करेगी। उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सीओपीडी एक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है। हुँ, तो अगर आपको थोड़े भी सिम्टम्स आते हैं तो इग्नोर ना इमीडिएटली करें। डॉक्टर से मिलके अपनी दवाई शुरू करिए और टाइम से अपनी दवाई ज़रूर लीजिए। हुँ, क्योंकि अगर आप टाइम से दवाई ले रहे हैं, रेगुलर फॉलोअप कर रहे हैं, तो आप एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो बिल्कुल। ये करने से आप अपने आप को और अपनी फैमिली को सेफ रख सकते एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ हैं। माय जुड़े, प्लेजर। आपने सीओपीडी पर हर एक एस्पेक्ट को हमें बहुत ही डिटेल में बताया। पीडी जैसी गंभीर बीमारी के बारे में आपने उसके सिम्टम्स, प्रिकॉशनरी टिप्स, हर चीज़ बताई। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक माय यू सो मच प्लेजर। हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में सीओपीडी से रिलेटेड कोई और सवाल रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए एनबीटी लाइव। थैंक यू।